हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू DRSAK फार्मेसी। तो जैसा कि सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी को प्रिपरेशन के लिए आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर HFE फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि दिख रहा होगा आपको, आज हम डिस्कस करने वाले 2020 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम 2 मार्क के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, 7 मार्क वाले और 10 मार्क वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 2020 में हुआ था। इसमें पेपर आपको पता होगा 3 सेक्शन में बटे थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपको टोटल इतने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। ओके, तो सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसा कि पूछा गया, देखिए पहला पूछा गया डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और फिर इसके बी वाला पूछा गया राइट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस लिखना है, डिफाइन ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन। ई वाला पूछा गया व्हाट इज द कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म में डिफरेंस आपको लिखना है। यह फॉलो पूछा गया राइट अबाउट द 2 मेन फंक्शंस ऑफ स्किन। देखिए एकदम पूरा एकदम जो पूछा जाए एग्जैक्ट वही लिखना, एकदम कहानी नहीं बनाना। नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन सैजिटल एंड पैरासैजिटल प्लेन, नेम द बोन प्रेजेंट इन ईयर, डिफाइन द टर्म होमियोस्टेसिस, व्हाट इज द एरिथ्रोपोइसिस। अगर आप सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाए एग्जैक्ट वही लिखना। अगर आप सेक्शन ए को क्वेश्चन लिख के आंसर को एग्जामिनर को अगर आप इंप्रेस कर देते हैं तो आपके मार्क्स सेक्शन बी के सेक्शन सी के भी अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि जो सेक्शन ए होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका नॉलेज कितनी एक्यूरेट है। तो ओके, कोशिश करिएगा और सेक्शन में पहले अटेम्प्ट करते हैं तो एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट पॉइंट लिखना। ओके, बाकी मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज भी देखिए लिख दिया, किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए देखते हैं सेक्शन में सारे सॉल्यूशंस को। पहला कह रहा डिफाइन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या है, बाद डिफिनीशंस लिखना आपको। तो देखिए, एनाटॉमी मतलब ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के, एंड उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं एक दूसरे के, इसे एनाटॉमी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोलते हैं, उसी फंक्शन जो भी हम फंक्शन देखते हैं उनके स्ट्रक्चर के फंक्शंस को भी देखते हैं इसमें फिजियोलॉजी में। ओके, तो थोड़ा सा डिफिनीशन को देख के आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी वाले में क्या पूछा था, राइट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस लिखना है, बस फंक्शंस लिखना। ओके, ऐसा नहीं कि आप इसमें फिगर वगैरह बनाने लगिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फिगर बनाना तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, बस इसमें फंक्शंस ही लिखना है। मेन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। मेन फंक्शन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है टू क्रिएट एनर्जी, ताकि एनर्जी मिल सके। सो ऑल्सो नोन है, जिसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। ओके, और ये किसे मदद करता है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड की सिंथेसिस में मदद करता है, और इन्वॉल्व इन रिएक्शन ऑफ हीम सिंथेसिस में मदद करता है, और क्या करता है, परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसमें बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता कहाँ है, लीवर सेल्स में। ओके, तो ये सिंपल सा लिख दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, मतलब सेक्शन ए के सी वाले में क्या पूछा गया है, डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। मैंने इतना ज़्यादा डिफरेंस लिख दिया, बट आपको देख 1-2 डिफरेंस लिख के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वहाँ टाइम ही बचाना होता है। ओके, सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट में डिफरेंस क्या है। ऑस्टियोब्लास्ट पढ़िए, कह रहा एन ऑस्टियोब्लास्ट इज ए बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं दैट इज डिराइव फ्रॉम द मीजनकाइमल ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल। जहाँ कहाँ से डिराइव होती है, मीजनकाइमल ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल से, एंड इज इन्वॉल्व इन द बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस। और किस में इन्वॉल्व होती है, बोन के रीमॉडलिंग में करती है, रोल निभाती है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, एन ऑस्टियोक्लास्ट इज ए टाइप ऑफ बोन सेल्स, ये भी एक बोन सेल्स का टाइप्स होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन के रिजॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ऑस्टियोब्लास्ट में क्या डिफरेंस है, डेवलप्ड फ्रॉम द ऑस्टियोजेनिक सेल। कहाँ से डेवलप होते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल से। जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट्स और माइक्रोफेजेस के। ओके, नेक्स्ट ऑस्टियोब्लास्ट में क्या है डिफरेंस है, ऑस्टियोब्लास्ट होती है हमारी स्मॉलर होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है हमारे, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिए, ACEL पहले होगा, ए बाद में होगा। ओके, जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है क्या होती है, लार्ज होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ओके, और जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ये बोन के फॉर्मेशन और मिनरलाइजेशन में मदद करता है। जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन एंड रेस्पिरेशन में मदद करता है। ओके, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट चलिए सेक्शन ए में डी का क्वेश्चन डी डिस्कस करते हैं। कह रहा हूँ राइट द नेम ऑफ पिगमेंट।
पिगमेंट को बताना जो हमारे और आँख में जो रॉड एंड कोन सेल पाए जाते हैं उसमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं। ओके, तो पिगमेंट के नाम देखिए, रॉड सेल में रोडोप्सिन पिगमेंट होता है और कोन सेल में आयोडोप्सिन। बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। मैंने बस रिमेंबर करने के लिए बाकी सब लिख दिया है। जो रॉड सेल्स होते हैं हेल्प इन डिम लाइट विजन में, जिसे स्कोटोपिक विजन कहते हैं, और जो कोन सेल्स होते हैं हेल्प इन ब्राइट लाइट विजन में मदद करती हैं। ओके, आगे चलते हैं। रॉड सेल्स क्या होती है? मोर न्यूमरस टुवर्ड पेरीफेरी, ये पेरीफेरी साइड में ज्यादा पाए जाते हैं, और जो कोन सेल्स होती है मोर न्यूमरस टुवर्ड सेंटर के साइड पे ज्यादा पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन ए का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। अगर आप पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जो चलती है रिएक्शन, दो टाइप्स के होते हैं, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में और एनाबोलिज्म में डिफरेंस पूछा गया। केटा मतलब ब्रेक डाउन, देखिए लिख देना सिंपल सा। कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, एनाबोलिज्म हमारा बिल्डिंग अप प्रोसेस होता है। और कैटाबोलिज्म क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं किसमें? सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल में। और जो एनाबोलिज्म मतलब सिंथेसिस, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे कंबाइन होकर एक साथ बड़े मॉलिक्यूल बना देंगे लार्जर मॉलिक्यूल में। कैटाबोलिज्म की बात करें तो स्टोर केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी को स्टोर किए रहते हैं, और इसमें जब ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एनाबोलिज्म क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज फॉर्म्ड, जब किसी चीज की सिंथेसिस होती है इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी फॉर्म्ड होगी और स्टोर होगी। कैटाबोलिज्म की बात करें, ये ब्रेकडाउन होता है, जब केटा मतलब ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, किसमें? CO2 और वाटर में। एनाबोलिज्म क्या होता है? इसमें किसी चीज की सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, कहाँ से? छोटे छोटे अमीनो एसिड, जब ढेर सारे अमीनो एसिड मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा प्रोटीन, तो क्या हो रहा है ना? एनाबोलिज्म हो रहा। ओके, सिंपल सा डिफरेंस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन ए में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्किन के दो मेन फंक्शन लिखिए, दो ही पूछेगा, दो ही लिखिएगा। पहला करा, स्किन पहले न्यूमरस वाइटल रोल इन कौन कौन सा रोल है देखिए, हेल्प इन प्रोटेक्शन मदद करता है, और किसे मदद करता है? हीट के रेगुलेशन में मदद करता है, और किसे मदद करता है? हेल्प इन सिक्रेशन मदद करता है, एक्सक्रेशन मदद करता है, सेंसेशन मदद करता है। सारे फंक्शन हमारे स्किन के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन ए का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा डिफाइन सजिटल एंड पैरासजिटल प्लेन। आपको सजिटल प्लेन और पैरासजिटल प्लेन को डिफाइन करना। तो सजिटल प्लेन में देखिए क्या होता है? सजिटल प्लेन इज ए वर्टिकल प्लेन, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन होता है दैट डिवाइड बॉडी या ऑर्गन इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। जो मान लो कोई बॉडी होता है और जो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होता है, तो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, किसमें? राइट एंड लेफ्ट साइड में। लेकिन जो पैरासजिटल प्लेन होता है, इफ सजिटल प्लेन डज नॉट पास थ्रू द मिड लाइन, इसमें क्या होता है? जो सजिटल प्लेन होता है मिड लाइन से ना पास होकर किसी एक साइड से हट जाता है, तो और ऑर्गन को डिवाइड करता है अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में, इसे बोलते हैं पैरासजिटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन ए का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर। आपको उस बोन का नाम बताना जो हमारे ईयर में पाया जाता है। तो देखिए जो मिडल ईयर होता है उसमें तीन ही छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उनका नाम है मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस जो होता है हैमर शेप होता है, इनकस एनविल शेप होता है, स्टेपीज होता है स्टिक शेप होता है, और यही स्टेपीज हमारी स्मॉलेस्ट बोन भी होती है, याद कर लीजिएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर, हमारा मैलियस रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा इनकस है और हमारा स्टेपीज है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन ए का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? डिफाइन टर्म होम्योस्टेसिस। आपको होम्योस्टेसिस के बारे में बताना। ओके, देखिए होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक ऐसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है दैट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारे बॉडी के कांस्टेंट इंटरनल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन, और बाहर के जो एनवायरनमेंट कंडीशन से मतलब मैच नहीं होने देता। अगर बाहर जो एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट बना रहता है, चेंज नहीं होने देता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? देखिए एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, मैं कह रहा फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड का बनना ही क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। और आगे देख लीजिए, द प्रोसेस विच प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट जिसे बोलते हैं, विच इज डेवलप फ्रॉम द एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल फॉर मैच्योर रेड ब्लड सेल, इसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और क्या होता है? इन द ईयरली डेवलपमेंट ऑफ फोएटस के दौरान जो एरिथ्रोपोइसिस होता है कहाँ कहाँ होता है? कहाँ पर एरिथ्रोपोइसिस यानी ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है? कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फोएटस स्टेज में, यॉक्साइक में, स्प्लीन में, लीवर में। और आफ्टर बर्थ जब मतलब बर्थ हो जाता है तो ऑल एरिथ्रोपोइसिस अकर कहाँ होने लगती है?
रेड बोन मायरो में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी में आगे हम लोग। तो सेक्शन ए सारा हो गया। सेक्शन बी में जो होते हैं एक क्वेश्चन 10 मार्क के होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दो दो अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, इन्हीं को आपको थोड़ा लैंग्वेज के मतलब बड़ा करके लिखना होता है क्योंकि 10 मार्क के आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे नंबर ये दिलवा देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम को क्लासीफाई करना, सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखना। फिर इसके बाद क्या करा, डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और फिर उसमें से केवल वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ही डिटेल में लिखना है, बाकी सब बस क्लासिफिकेशन चार्ट बनाना। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में, अरे इसमें सेक्शन बी के सेकंड वाले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफाइन ब्लड कोगुलेशन को डिफाइन करना है और राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन, और आपको डिटेल में लिखना है कि ब्लड कोगुलेशन में जितने अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ओके, जो हमारा सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल, एक सेल का अच्छे से फिगर बनाना, डायग्राम बनाना, उसके बाद एक्सप्लेन करना है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को एक्सप्रेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के। ओके, तो आप लोग को ये सिंपल सा, इसमें से जो आपको मतलब ज़्यादा इजी लगे कोई एक दो चूज करके आप लोग को पूरा अच्छे से लिखना। तो चलिए हम लोग पहला डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी में भी क्वेश्चन होते हैं, जो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क होता है, 7 मार्क का होता है। तो देखिए क्या पूछा गया, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा गया है, राइट ए नोट्स ऑन ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में लिखना है विद एग्जांपल के साथ, डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग को लिखना है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को लिखना है, डिफाइन द सेल डिवीजन क्या होता है, एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीजन विद डायग्राम बना के लिखना है, डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए तो बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं जो आपको लिख सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी को पहले कवर करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 मार्क का होता है। देखिए कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम, आपको स्केलेटल सिस्टम को क्लासीफाई करना था, फिर किसके बारे में डिटेल लिखना था, वर्टिब्रल कॉलम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को बताना था। तो चलिए क्लासिफिकेशन करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। बस इंट्रो मैंने नॉलेज के लिए लिखा, बाकी आप डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से शुरू कर सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए क्या इंट्रो है। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है किससे बना होता है, बोन और कुछ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इधर देखिए बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जो स्केलेटल सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट सोन बाय द बॉडी, और ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो हम मूवमेंट कर पाते हैं स्केलेटल सिस्टम के वजह से ही कर पाते हैं। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेज भी होती है। अगर बोन की बात करें, बोन हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू कैल्शियम साल्ट की वजह से, और जो कार्टिलेज होते हैं स्लाइटली पेलेबल मैट्रिक्स होते हैं ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन साल्ट की वजह से। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो टाइप में बांटा गया, एक्जियल और अपेंडिकुलर। एक्जियल की बात करें तो इसमें 80 बोन होता है, अपेंडिकुलर की बात करें तो 126 बोन होता है। भूल जाएगा तो ऐसे एक्जियल ऐसे 80 याद रखिएगा, अपेंडिकुलर में 126 मतलब 206 से 80 मतलब घटा दीजिएगा, 126 आ जाएगा, टोटल 206 बोन्स हो गया। चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि दिख रहा है स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होते हैं। पहला एक्जियल बोन होता है, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटन की बात करें इसमें 80 बोन होता है, अपेंडिकुलर में 126 बोन होता है। काउंट करते हैं, स्कल बोन के टोटल 29 बोन होते हैं। अगर इसको क्लासिफाई करते हैं, स्कल में क्रेनियम आ जाता है जो टोटल में 8 नंबर में होती है, फेसियल बोन आते हैं जो 14 नंबर में होती है, ओसिल्स आ जाते हैं जो 6 नंबर होती है, और हायोइड आ जाता है जो कितने नंबर होती है, 1 नंबर होती है। उसके बाद इसी में वर्टिब्रल कॉलम आता है जो कितने होते हैं, 26 नंबर होती है। स्टर्नम हमारी 1 होती है, और जो रिब्स होती हैं 12 पेयर यानी 24 होती है। अपेंडिकुलर की बात करें, अपर लिम्ब में कितनी हड्डी होती है, एक अपर लिम्ब में यानी दोनों हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी तो 2 हाथ में 60 हड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट लोअर लिम्ब में यानी जो फुट होता है पैर में, एक पैर में 30 बोन्स, दो पैर में 60 बोन्स हो जाएगा। पेक्टोरल गिडल जो होते हैं 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला ऊपर साइड में होते हैं जो टोटल मिलाकर 4 बोन बना देती हैं। नेक्स्ट पेल्विस गिडल में एक साइड पे इलियम स्टेम पीविस मिलकर एक सिंगल बोन बनाती है, अदर साइड में इलियम स्टेम पीविस मिलकर एक से अदर बोन बनाती है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, टोटल 2 बोन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो एक्जियल में अगर स्कल बोन के पार्ट को, अगर क्रेनियम में कौन कौन से बोन होते हैं फिगर देख सकते हैं। क्रेनियम को भी अगर आप क्लासीफाई करने टाइम है तो इसको भी क्लासीफाई कर दीजिएगा, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, बस क्लासिफिकेशन करना।
8 क्रैनियल बोन कौन कौन से होती हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पीछे साइड में क्या होता है? ऑसिपिटल होता है। कान के ऊपर क्या होता है? टेम्पोरल, जो टेम्पोरल 2 नंबर होता है। पैराइटल, कान के ऊपर जो बोन होती है पैराइटल बोन, ऊपर थोड़ा जाएंगे, पैराइटल ये भी 2 होती है। सबसे फ्रंट में फ्रंटल 1 होती है, उसी साइड में स्फेनॉइड होते हैं जो 1 होती है, और आई आर्बिट साइड में एथमॉइड बोन होते हैं जो नंबर में 1 होती है। अगर बात करें फेसियल बोन में, जो टोटल 14 नंबर होते हैं, नीचे वाले से शुरू करते हैं। नीचे मैंडिबल होता है, ये वाला पार्ट मैंडिबल होता है। उसके बाद जो नंबर में 1 होता है मैक्सिला आ जाता है, ऊपर वाला पार्ट मैक्सिला नंबर में 2 होता है। उसके बाद नाक में देखिए, ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर, इसे बोमर बोलते हैं, नंबर में 1 होता है। उसके बाद नाक के अगल बगल इंफीरियर नेजल कंका आ जाता है जो नंबर में 2 होता है। उसके बाद पैलाटाइन उसी के आगे जाते नंबर में 2 होती है। उसके बाद नेजल बोन आ जाए, दो भी नंबर में 2 होती है। उसके बाद हमारे आई ऑर्बिट साइड में एक एक दोनों अगल बगल 2 होती हैं हड्डियां, जिसे लक्रामल बोन बोलते हैं। और चिक साइड में जाइगोमेटिक बोन नंबर में 2 होती है। ओके, तो फेसियल में टोटल जो मैंडिबल होता है केवल सिंगल होता है, और बोमर केवल सिंगल होता है, बाकी सब डबल होते हैं। तो ओके, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ईयरोसिस का स्ट्रक्चर, हाइड बोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 होते हैं। सीक्वेंस है CTLSC, याद रखिएगा। सर्वाइकल जो होती है 7 होती है, थोरेसिस 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल से 1 होती है, कॉकिस या कॉर्डल जो होती है वो 1 होती है। ओके, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए और एक क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिप्स, रिप्स में को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो ट्रू पेयर होती है, फॉल्स पेयर होती है, फ्लोटिंग रिप्स होती है। जो ट्रू रिप्स होती है 7 पेयर होती है, फॉल्स रिप्स 3 पेयर होती है, फ्लोटिंग रिप्स 2 पेयर होती है। ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर जो बोन जो 126 नंबर होती है, इसमें अपर लिम्ब पाया होता है। अपर लिम्ब में टोटल 60 बोन होता है। अगर एक की बात करें तो काउंट कर लेते हैं। एक ह्यूमरस होता है, एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है, कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं जो टोटल नंबर में 8 होती है, और एक होता है उसके बाद मेटाकार्पल है जिसे पाम बोन बोलते हैं, नंबर में 5 होती है। उसके बाद फाइलेंजेस आ जाते हैं जिसे फिंगर बोन बोलते हैं, 14 होती है। डिजिट ऑर्डर है, थंब में 2 हड्डियां, बाकी चारों फिंगर में 3 हड्डियां होती है। टोटल 30 बोन है। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, याद करने के लिए स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट जो लोअर लिम्ब होता है, एक पैर की हड्डी को काउंट कर लेते हैं। फीमर में फुट जो एक हड्डी होती है, फटेला में भी एक हड्डी होती है, टीबिया में भी एक हड्डी होती है, फिबुला में भी एक हड्डी होती है, टॉर्सल जिसे एंकल बोन होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 बोन होती है। जबकि वहां पर हैंड वाले में जो कार्पल था, वहां पर कार्पल था, वहां पर कितना था हमारा से 8 बोन था, लेकिन यहाँ टार्सल है, टार्सल 7 हो जाती है, एक कम हो जाती है। मेटाटार्सल जो होती है, सोल जिसे बोलते हैं 5 होती है, फाइलेंजेस टो जिसे 14 ही नंबर हो, टोटल 30 हो जाएगा। फिगर देख लीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम का क्या क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। देखिए स्ट्रक्चर ए है, बना दीजिएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। डेवलप फ्रॉम द नोटोकॉर्ड से डेवलप होता है। इट इज फॉर्म बाय द 26 सीली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रा, इसे वर्टिब्रा कहते हैं। और कहाँ होता है? डॉर्सली प्लेस्ड होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, और स्कल के बेस से एक्सटेंड होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, और हमारे धड़ का मेन फ्रेमवर्क भी बनाता है। इट प्रोटेक्ट, फंक्शंस क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को, एंड सर्व एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, और रिब्स के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरह वर्क करता है। फंक्शन से लिख दीजिएगा। इट डिस्प्ले 4 कर्वेचर, इसमें 4 कर्वेचर होते हैं टू एनहेंस बैलेंसिंग पावर, ताकि बैलेंसिंग को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। दिस कर्वेचर, एक कर्वेचर कौन कौन सा? देखिए सर्वाइकल 7 होता है, थोरेसिस 12 होता है, लंबर 5 होता है, सैक्रल 1 होता है, कॉर्डल या कॉक्सिक्स 1 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ सेक्शन बी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बी वाला, उसमें क्या पूछा गया? डिफाइन ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। राइट इन डिटेल अबाउट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। तो अलग अलग स्टेज में ब्लड कोगुलेशन क्या होता है देखिए। पहले ब्लड कोगुलेशन, पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं इसका। होम्योस्टेसिस क्या होता है? सॉरी, हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस तो अलग थिंग्स हो जाएगा, हीमोस्टेसिस बात करें। हीमोस्टेसिस जो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, मतलब इससे क्या होता है? ब्लीडिंग का रुक जाना, मतलब हीमोस्टेसिस होता है। 3 स्टेप में कंट्रोल किया जाता है। पहला होता है प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन से, दूसरा होता है वेस्कुलर स्पैस्म करके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, ब्लड का कोगुलेशन करके। और यही पूछा गया, व्हाट इज ब्लड कोगुलेशन, इसी बारे में डिटेल लिखना। बाकी सबका बस इंट्रो बता रहे हैं हम, इसको नहीं लिखना। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है? प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा एडियर टू ब्रोकन वेसल्स एंड टू ईच अदर, फिर क्या होगा? विल हेल्प द स्मॉल ब्रेक ओनली। प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कब होगा? जब हल्का सा ब्रेक डाउन होगा, कहीं पर चोट लगी वेसल्स में, तुरंत प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेस्कुलर स्पैस्म क्या होता है? जब ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं? नैरो हो जाती है। मतलब कैसे नैरो होंगे? जब कटिंग हो जाएगा या ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड हो जाएगा, वेसल्स, ब्लड वेसल का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उस वजह से जो मसल का कंट्रक्शन होता है मतलब बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? वैसे स्पैस्म हो जाता है। और इट में लास्ट ओनली फ्यू मिनट, केवल कुछ ही देर तक होता है। इफेक्ट लगभग कब तक रहता है? 30 मिनट तक। जो सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, दैट कैन फर्दर कंट्रैक्ट स्मूथ मसल, ए बाद में स्मूथ मसल को और कंट्रैक्ट करने लगती है। नेक्स्ट का
तो हमें क्वेश्चन क्या डिस्कस करना है, मेन क्वेश्चन क्या हमारा कोगुलेशन है, जो क्या ब्लड का क्लॉटिंग करना। देखिए क्लॉटिंग मतलब इसको इसी को मेन डिफाइन करना हमें। चलिए पढ़ते हैं। जो कोगुलेशन होता है मोस्ट इफेक्टिव होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होता है, मतलब फॉर्म ब्लड क्लॉट बनाने का। कैसे बनाता है? कोगुलेशन डिपेंड ऑन द क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे बॉडी में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसी की वजह से कोगुलेशन होता है। जो क्या करता है, प्रमोट करते हैं ब्लड के क्लॉटिंग को। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रमोट भी करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं, दोनों काम करता है। ऐसा नहीं कि ब्लड क्लॉट कर देंगे हमेशा क्लॉट ही रहेगा, बाद में क्लॉटिंग को हटाते भी हैं, प्लाज्मा लिसिस भी करवाते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, सीक्वेंस हैज मैनी स्टेप बिगिनिंग व्हेन प्लेटलेट्स एनकाउंटर ए ब्रोकन वेसल। बहुत सारे सीक्वेंस है जब एक कट लगता है। जैसे क्या होता है, पहला डैमेज टिश्यू रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन विच प्रोड्यूस करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, कैल्शियम आयन मस्ट भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन अल्फा ग्लोबुलिन दैट टर्न टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन बनेगा। फाइब्रिन कैसे बनेगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा, और कौन बनवाएगा, थ्रोम्बिन बनवाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइब्रिन लास्ट में थ्रेड स्टैक, फाइब्रिन थ्रेड स्टिक्स टू एक्सपोर्ट सरफेस, एक दूसरे से डैमेज ब्लड वेसल में चिपक जाएंगे एंड इंटरैप आरबीसी प्लेटलेट्स, और आरबीसी प्लेटलेट्स को इंटरैप कर करके ब्लड के क्लॉट करवा देंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ टिश्यू डैमेज। कर आप जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे ब्लड में निकलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ टिश्यू डैमेज, मतलब जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ब्लड में रिलीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग सीजेज वेयर ब्लड इज मूविंग क्विकली, और इस तरीके से जो ब्लड का क्लॉट हो जाता है बहुत जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट क्या है, क्लॉटिंग टाइम जो होता है 3 to 6 मिनट होता है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। आगे हम एक चार्ट बना के देखते हैं कैसे मैकेनिज्म क्या है। दो पाथवे होता है, एक एक्सटेंसिव पाथवे होता है और एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है। एक्सटेंसिव पाथवे की बात करें, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज बाय डैमेज्ड टिश्यू सेल्स यानी इंटर द ब्लड। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन, जैसे ही कोई टिश्यू डैमेज होगा तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा और वो ब्लड वेसल में इंटर कर जाएगा। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, प्लेटलेट एडहेयर टू डैमेज ब्लड वेसल्स लाइनिंग। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो डैमेज ब्लड वेसल के लाइनिंग में जाकर चिपकने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल फॉर्म में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, क्या कर देगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। फाइब्रिन क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और इस तरीके से इसी में सारे आरबीसी आकर ट्रैप होने लगेंगे और प्लेटलेट्स एडहियर होने लगेंगे, और इस तरीके से क्लॉट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी में जो लास्ट क्वेश्चन है सी वाला, उसे देखिए। कह रहा है ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल। एक सेल का वेल लेवल डायग्राम बनाना है एंड एक्सप्लेन करना है ट्रांसफर मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलिए देखते हैं। सेल, पहले बात सेल होता क्या, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। ऑल सेल्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, और कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सस्पेंडेड इन वाटरी फ्लूइड। जो सेल्स के अंदर एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल बोलते हैं, उसी में रहते हैं। नेक्स्ट करा, सेल कंटेंट एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, दी साइटोसॉल एंड साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोसॉल भी होता है एंड अदर ऑर्गेनेल्स। जैसे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है, वैक्यूल्स होता है, और साइटोस्केलेटन्स होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ देखिए एक सेल का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बार बार देखिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल भी दिख रहा है, सेंट्रोसोम आपको दिख रहा है, माइक्रोफिलामेंट दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम आ जाता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। देखिए राइबोसोम स्ट्रक्चर है, और इसमें देखिए न्यूक्लियस बीच में स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसी में क्रोमेटिन होता है, उसके बाद गाल्जी अपरेटस देख लीजिए, गोल्जी वेसिकल्स और पैराक्सिसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर सबके लेबलिंग कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया, तो उसी में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को भी बताना था। पढ़िए, दो मैकेनिज्म होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं, ऑस्मोसिस होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है।
बात करते हैं अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की, इसके बारे में जाने तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब किसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है किसी आयन या मॉलिक्यूल का, उसी को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस प्रोसेस में किसी प्रकार की नो मेटाबॉलिक एनर्जी यानी किसी प्रकार की एनर्जी एटीपी का यूज नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है। 3 टाइप्स होते हैं जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस की बात करें तो इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है जिसमें क्या होता है, इन विच द सॉल्वेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव करते हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी चीज हमेशा अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाने की कोशिश करती है और इसके जिसके जो दोनों साइड के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे होते हैं, इसी के थ्रू ये मूवमेंट होता है। ओके, जो ऑस्मोसिस तो 3 टाइप्स, सॉरी 2 टाइप्स का होता है, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। सब नाम ही बता रहा है, एंडो मतलब इन, एक्सो मतलब आउट। तो एंट्री मतलब जब एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, जब वाटर की एंट्री सेल के अंदर होने लगे, किसके माध्यम से, ऑस्मोसिस के माध्यम से, इसे बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। और जब एग्जिट ऑफ वाटर होने लगे, सेल के बाहर जाने लगे, उसे बोलते हैं क्या, एक्सो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हमारा सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम द कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी सेम वही है, कोई भी मॉलिक्यूल आयन का जब ट्रांसफर होता है अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट हेल्प ऑफ एनी प्रोटीन चैनल, लेकिन इसमें किसी प्रकार का प्रोटीन चैनल नहीं होता है, इसे सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बस सिंपल सा डिफरेंस है, ये भी वही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही जाता है, लेकिन इसमें एक प्रकार की स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल परमिएज की जरूरत पड़ती है। द प्रोटीन चैनल और स्पेसिफिक एंड ट्रांसपोर्ट ओनली सिंगल स्पीसीज ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है केवल एक स्पेसिफिक आयन और मॉलिक्यूल को ही ट्रांसफर करता है, सबको नहीं करने देता। नेक्स्ट क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम होता है इन दिस प्रोसेस में एमंग दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर दूसरे ट्रांसपोर्ट पैसिव की तुलना में जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये अच्छा होता है, मैक्सिमम इसमें माना जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसमें आयनिक ट्रांसपोर्ट थ्रू द चार्ज पोर की मदद से हो रहा है, जिसमें सोडियम पोटेशियम आयन चैनल पार्टिसिपेट लेते हैं, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, और कैल्शियम आयन परमिएज भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अगर उसके बाद हमारा क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बी वाला जो था, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर अगेंस्ट होगा तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगेंस्ट मतलब कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन तो हायर कंसंट्रेशन जाने लगता है, इसलिए अगेंस्ट बोल रहे हैं। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, द स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल थ्रू विच आयन और मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट आर नोन एज पंप। और एक इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल होता है जिसके माध्यम से आयन और मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे पंप बोलते हैं। और इसमें 2 टाइप के पंप होते हैं, कौन, सोडियम पोटेशियम आयन पंप और कैल्शियम आयन पंप। ओके, उसके बाद सेक्शन सी वाले में आ जाते हैं। सेक्शन सी में इतने सारे क्वेश्चन है, चलिए इसमें से टोटल आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो चलिए कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है, देखें कह रहा व्हाट राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको बताना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताना, उसके फंक्शंस को बताना। तो देखिए कह रहा द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फंडामेंटल टू सेल सर्वाइवल। सेल सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है, एज दे कंट्रोल पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ इट। और जो यही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो किसी सब्सटेंस को बाहर जाने में मदद करती है, अंदर आने में मदद करती है और रेगुलेटिंग करती है इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट को। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फास्फोलिपिड के 2 लेयर होती हैं जो प्रोटीन एंड शुगर्स में एम्बेडेड होती हैं। एंड इन एडिशन टू फास्फोलिपिड द लिपिड कोलेस्ट्रॉल आल्सो प्रेजेंट। लिपिड कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। और क्या होता है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव ए हेड, इसमें एक हेड होता है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और इसमें एक टेल भी होता है, टेल जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक मतलब हाइड्रो मिथ वाटर, फोबिक मतलब हेटिंग, ये वाटर हेटिंग होता है। नेक्स्ट जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है ऑरेंज होता है, लाइक ए सैंडविच की तरह, विथ दी हाइड्रोफिलिक हेड अलाइन टू आउटर साइड। जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो आउटर साइड में होता है मेम्ब्रेन के, एंड जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो फार्मिंग सेंट्रल वाटर रिपलिंग लेयर मतलब वो इनर पार्ट बनाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला है कह रहा एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, दूसरा है इंट्रेंसिक प्रोटीन। कौन कौन सा है, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक प्रोटीन। एक्सट्रेंसिक मतलब जो बाहर पाया जाए, इंट्रेंसिक मतलब जो इनर साइड पाया जाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर
स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में सेल के आउटसाइड का स्ट्रक्चर और सेल के इनसाइड का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर देखिए आउटसाइड को एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, इनर साइड को इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और इसी में देखिए हमारे आउटर साइड में जो पोलर यानी फास्फेट ग्रुप लगा होता है और नीचे पोलर फास्फेट ग्रुप, दोनों का आउटर साइड में पोलर ग्रुप होता है। उसके बाद उसका टेल होता है जिसे नॉन पोलर बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, और ये हमारे फास्फोलिपिड की बाइलेयर है। ओके, स्ट्रक्चर बना दीजिएगा सिंपल सा। नेक्स्ट फंक्शन देख लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। दे हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल, सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। और क्या करता है, दे प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। एंड क्या करती हैं, दे एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर हार्मोन एंड अदर केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करती हैं। नेक्स्ट करा, दे हेल्प इन परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी में मदद करती हैं। और क्या करता है, दे हेल्प टू सेपरेट द सराउंडिंग्स, और अपने अगल बगल कुछ चीज़ों को सेपरेट करने में भी मदद करती हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन सी का जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन ब्लड ग्रुप। आपको ब्लड ग्रुप पे नोट लिखना है। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, इसी के अकॉर्डिंग हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। तो दीज एंटीजन में भी जो एंटीजन की बात कर रहा है, एंटीजन हमारे प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जिस टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा उसी टाइप के प्रोटीन्स पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एंटीजन, अगर एंटीजन के टाइप्स की बात करें जो प्रेजेंट और एब्सेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, इसी के अकॉर्डिंग वेरियस ब्लड ग्रुप सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है, जिसमें से दो मेन है। पहला जैसे क्लासिकल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ओके, तो देख एक एक के बारे में देख लेते हैं। आइए तो बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की। जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है, सबसे पहले इसको खोजा गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इन 901 में। अब क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड टाइप सिस्टम होता है, या ब्लड ग्रुप सिस्टम भी बोल सकते हो, इन ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट क्या करा, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप, जो एबीओ ब्लड टाइप जो था और आल्सो प्रेजेंट इन सम अदर एनिमल, दूसरे एनिमल में भी एबीओ ब्लड का टाइप्स देखने को मिलता है, जैसे रोडेंट्स में, एप्स में जैसे कौन, चिंपैंजी हुए, बोनोबॉस हुआ, गोरिल्ला हुआ, ये सब में एबीओ ब्लड टाइप भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप डिपेंड अपॉन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जो हमारा डिटर्मिनेशन होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, वो डिपेंड करता है किस पे, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन किसके बीच में, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। नेक्स्ट क्या है, एंटीजन आर आल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस। एंटीजन को हम एग्लूटिनोजेंस ही बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होती है आरबीसी को एग्लूटिनेशन करने की। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, द ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। ब्लड ग्रुप को हम यहाँ पर 4 टाइप बांटते हैं, इसकी स्पेलिंग सही करिए। 4 ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन से, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। कौन कौन से, ए बी और ओ। तो आइए एक एक के बारे में देख लेते हैं। ऑन द बेस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, उसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप बनाया गया। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। ओके, और इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो इसी का अपोजिट होता है, एंटी बी होता है। ओके, और इसमें क्या नहीं पाया जाता, कौन सा एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीजन बी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, जो ब्लड ग्रुप बी होता है, इसमें एंटीजन बी पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है इसी का अपोजिट एंटी ए होता है। मतलब जो इसमें कौन सा एंटीजन मिसिंग है, एंटीजन ए मिसिंग है। नेक्स्ट, जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसमें एंटीजन कोई नहीं होता है। तो एंटीजन जब कोई नहीं होगा तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी, एंटी ए एंटी बी दोनों पाया जाएगा। तो मिसिंग कौन से एंटीजन मिसिंग है, एंटीजन ए और एंटीजन बी हमारे मिसिंग है। नेक्स्ट, जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है, उसमें कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें कोई भी मतलब अगर इसमें एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाएगा। और इसमें जो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग नहीं, क्योंकि दोनों तो एंटीजन पाए जा रहे हैं। ओके, इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन हो गया ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप का। नेक्स्ट हमारा कौन सा, आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए कह रहा है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसस मंकी। सबसे पहले रेसस मंकी में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम ही पड़ा आरएच फैक्टर।
समटाइम्स सरफेस ऑफ एंटीजन्स ऑफ आरबीसी हैव आरएच फैक्टर। कभी कभी देखा गया जो आरबीसी का सरफेस होते हैं उसमें आरएच फैक्टर भी पाए जाते हैं। 97% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव आरएच पॉजिटिव। वो आरएच पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनके पास आरएच एंटीजन होता है, और रेस्ट जो बच गए वो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप में काउंट किए जाते हैं। आगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजन। इसमें लगभग 50 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजन सिस्टम पाए जाते हैं। अमंग देम जिसमें से देयर आर 6 कॉमन टाइप ऑफ आर एच एंटीजन, और जो मेन कॉमन टाइप है और 6 ही है जो आर एच टाइप जो कॉमन होती हैं। उसके बाद कह रहा है ईच ऑफ विच इज कॉल्ड आर एच फैक्टर, और हर को हम आर एच फैक्टर कहते हैं। दीज टाइप्स आर डिजाइनेटेड एज सी डी ई सी डी, कैपिटल सी डी ई से या स्मॉल डी सी डी ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइप डी जो एंटीजन होता है इज वाइडली प्रिवेलेंट, बहुत ज़्यादा वाइडली प्रिवेलेंट किया जाता है इन दी पॉपुलेशन, और ज़्यादा देखने को मिलता है पॉपुलेशन में, एंड कंसिडरेबली मोर एंटीजेनिक देन अदर आरएच एंटीजन, और अदर आरएच एंटीजन से ज़्यादा ये कंसिडर किया जाता है कौन सा, टाइप डी वाला एंटीजन। नेक्स्ट करा एनीवन हु हैज दिस टाइप ऑफ एंटीजन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास इस प्रकार का एंटीजन होता है सेड टू हैव आरएच पॉजिटिव, उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं। एंड वेयर एज ए पर्सन हु, यहाँ पर लिखे who does not have a type D antigen is said to be RH negative, उसे क्या कहते हैं, RH नेगेटिव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन सी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जांपल्स। इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना। तो जो होम्योस्टेसिस होता है वो दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसमें क्या होता है, इंक्लूड मोस्ट हीमोस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। जैसे ये क्या करता है, शट ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस को बंद करता है या रिड्यूस करता है इट्स इंटेंसिटी को, इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। वर्क लाइक ए हाउस होल्ड थर्मोस्टेट, एक घर के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसी की तरह वर्क करता है हर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जैसे कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर का कंट्रोल होना, टेम्परेचर रेगुलेशन का कंट्रोल होना, ये सब कौन रेगुलेट करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, इंक्रीजेज द ओरिजिनल स्टिमुलस टू पुश द वेरिएबल फर्दर। एग्जाम्पल जैसे इन ब्लड क्लॉटिंग में हमारा पॉजिटिव फीडबैक देखने मिलता है, और ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी के डिलीवरी के दौरान भी पॉजिटिव फीडबैक हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा homeostasis mechanism are designed to restabilize homeostasis when there are an imbalance। जब इनमें एक मतलब इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या देखने को मिलता है, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया गया, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर थ्रू द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की मदद से होम्योस्टेसिस जो होता है किसके लिए, बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, तो मान लो हाइपरथर्मिया हो गया, मतलब स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा। ओके, स्ट्रेस की सिचुएशन में क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तब क्या होगा, तुरंत हीट रिसेप्टर्स इन दी स्किन में क्या होंगे, सेंसर के द्वारा सेंस किए जाएंगे और मैसेज को लेके जाएंगे कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के माध्यम से कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन में, हमारे हाइपोथैलेमस के पास। अब यहाँ से क्या होगा, जो इफेक्टर सेल्स यानी मोटर सेल्स होती हैं वो उसको लेके आएंगी और उसमें से जो जो एक्टिविटी कराया जाएगा, जैसे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सूट ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो इनटू द स्किन में ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाएगा, और ये क्या इफेक्ट शो करेंगे, परस्पायरेशन करेंगे, मतलब स्वेट पसीना निकलवाएंगे, एवेपोरेट कूलिंग दी स्किन, जिसकी वजह से क्या होगा, जब परस्पायरेशन होता है, जब स्वेटिंग होती है तो क्या करता है, तुरंत बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने लगता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है जिससे शटिंग डाउन हो जाता है हमारा हाइपरथर्मिया। तो एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक प्रकार का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, करा होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। अब देखिए ब्लड शुगर को कैसे रेगुलेट किया जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। देखिए मान लीजिए हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर, जब बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा हो गया, मान लीजिए किसी स्टेज की सिचुएशन है, किसी भी तरीके से ब्लड शुगर ज्यादा हुआ, तुरंत मैसेज सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा जाएगा कहाँ पर, कंट्रोल सेंटर के पास, वहाँ पर पैनक्रियाज बीटा सेल्स के पास जाएगा, एंड इंसुलिन इज रिलीज इनटू ब्लड। अब ब्लड में क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा।
ओके। इंसुलिन आगे जब मैसेज लेके जाएगा मोटर सेल से इफेक्टर के पास, वो क्या कहाँ लेके मैसेज जाएगा, लीवर एंड मसल सेल्स के पास जाएगा एंड टेक अप ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, और ब्लड में जितना भी ग्लूकोज होगा सबको ले लेगा। ओके। जब ब्लड से ग्लूकोज लेवल ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज घट जाएगा। जब ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा तो स्ट्रेस जो होगा कम हो जाएगा, शटिंग डाउन मैकेनिज्म, और इस तरीके से हाइपर जो ग्लाइसीमिया वो बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है बाया हार्मोनल पाथवे रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, हार्मोनल पाथवे की वजह से भी होता है। यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर, तो कह रहा है कि हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी होम्योस्टैटिक पाथवे, में हार्मोन भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन्स होते हैं कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से। दे इंटर द ब्लड, ब्लड में इंटर करते हैं आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस, जब ये प्रोड्यूस होते हैं एंड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी, और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं ब्लड के माध्यम से। However, hormones have their effect on a specific target tissue, और खास बात यह है हार्मोन्स की, वो केवल अपने स्पेसिफिक टिश्यू पे ही एक्ट करते हैं, ऐसा नहीं पूरे बॉडी में इफेक्ट उनका शो होता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो हमारे जब क्या होता है, जब बीटा सेल से सिक्रेट करता है इंसुलिन। ओके। इंसुलिन क्या क्या करता है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द टारगेट सेल, और क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन एंड एटीपी जनरेशन, और क्या करता है, इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, कहाँ कहाँ, लीवर स्केलेटल मसल में, और इंक्रीज करता है अमीनो एसिड एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटीन की सिंथेसिस को, और क्या करता है, इंक्रीज करता है फैट के सिंथेसिस को, यानी एडिपोज टिश्यू से। इस तरीके से आगे क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो जाएगा, होम्योस्टैसिस रिस्टोर हो जाएगा, और होम्योस्टैसिस जो डिस्टर्ब हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल किया जाता है, देखिए। नेक्स्ट कह रहा है द होम्योस्टैटिक सिस्टम यूटिलाइजिंग पॉजिटिव फीडबैक एक्सिबिट टू प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। इसके पहले दो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहला क्या है, पॉजिटिव फीडबैक का जो कैरेक्टर, पहला टाइम लिमिटेशन, और दूसरा क्या है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। टाइम लिमिटेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच बॉडी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन ए कंस्ट्रेंड टाइम फ्रेम आर यूजली मॉडिफाइड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब टाइम की कम लिमिटेशन होती है तो इस प्रोसेस के द्वारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल किया जाता है। ओके। नेक्स्ट जिसके इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, ड्यूरिंग ए पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस, जो पॉजिटिव फीडबैक प्रोसेस के दौरान जो इनिशियल इम्बैलेंस होता है, जो स्ट्रेस होता है, इज इंटेंसिफाइड, वो इंटेंसिफाइड रहता है, रादर देन रिड्यूस, मतलब घटने के बजाय उसे और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है, मतलब पॉजिटिविटी और बढ़ा दे रहा, घटा नहीं रहा। ओके। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस को इंटेंस कर देता है। ओके। नेगेटिव फीडबैक के अपोजिट वर्क करता है। ओके। इसलिए इसे पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। तो टिपिकल पॉजिटिव फीडबैक रिसेप्टर प्रोसेस जो होते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस तुरंत सेंसर सेल्स के द्वारा मतलब रिसीव किया जाएगा, उसके बाद कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, वहाँ से मोटर नर्व के थ्रू, इफेक्टर के थ्रू आगे जो रिस्पॉन्स होगा उसे और इंटेंसिफाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को शो कराया जाएगा। नेक्स्ट, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक, जो मतलब पॉजिटिव फीडबैक के मैकेनिज्म से एक बेबी की डिलीवरी कैसे होता है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए प्रेशर ऑफ फोटस ऑन द यूट्राइन वॉल। पहले तो जब डिलीवरी होने वाली होती है तो जो यूट्राइन वॉल होती है उसके ऊपर जो फोटस होता है वो क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। तो आगे क्या होगा, नर्व एंडिंग इन द यूट्राइन वॉल, जो यूट्राइन वॉल में जो नर्व्स होती हैं वो तुरंत मैसेज लेके जाएंगे अफरेंट नर्व के थ्रू, कहाँ पे लेके जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास। अब क्या होगा, वहाँ से प्रोडक्शन होगा एंड रिलीज होगा इसका ऑक्सीटोसिन का हमारे ब्लड के अंदर। तुरंत मैसेज ब्लड के अंदर जैसे जाएगा वो क्या करेगा, इंक्रीज दी स्ट्रेंथ ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ओके। देखिए घटा नहीं रहा कंट्रैक्शन को, और ज़्यादा बढ़ा रहा, यानी रिस्पॉन्स को इंटेंसिफाई कर दे रहा। तो इसीलिए इसे पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ओके। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन सी का था, क्या था, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। आपको हियरिंग के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना, उसके मतलब स्ट्रक्चर के बना के अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर एक पहले से आपको ईयर का स्ट्रक्चर बनाना है। आउटर ईयर जो ये वाला पोर्शन है आउटर ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच वाला
मिडल ईयर है और ये लास्ट में इनर ईयर है। इसके पार्ट को देख लीजिए, ये हमारा ऑरिकल्स है। आगे जब यहाँ से जो साउंड वेव होती है इसी से एंट्री होती है और इसी ऑरिकल से रिसीव किया जाएगा, आगे जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ जाएगा? सबसे पहले कौन सी बोन मिलती है? मैलियस मिलती है, उसके बाद स्टेपीज मिलती है, उसके बाद इनकस आती है, फिर स्टेपीज। सीक्वेंस है MIS, याद रखिएगा, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। और वो लास्ट में जाके कहाँ खुलेगा? ओवल विंडो में। ओवल विंडो से ये आगे जाएगा, यहाँ पर स्केला वेस्टिबुलाई मिलता है, और आगे जाएंगे तो और मिलता है स्केला टिम्पैनी मिलता है, और आगे जाएंगे फिर इसके बाद ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इस बेसिलर मेम्ब्रेन। इस तरीके से पूरा साउंड वेव ट्रेवल करता है और हीरिंग को परफॉर्म किया जाता है। चलो देख लेते हैं एक एक पूरा प्रोसेस। स्टेप क्या होता है? पहले क्या होगा? साउंड वेव इंटर करेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स के थ्रू, फिर क्या होगा? ईयर ड्रम रिप्रोड्यूस वाइब्रेशन फ्रॉम द साउंड, और उस साउंड से जो ईयर ड्रम होंगे वो वाइब्रेट करने लगेंगे उस साउंड के वेव से। फिर क्या होगा? जो ऑडिटरी ऑसिल्स होते हैं, कौन कौन सा ऑसिल्स होते हैं? मैलियस, इनकस, स्टेपीज, सब जो होते हैं एम्पलीफाई करेंगे एंड ट्रांसमिट द वाइब्रेशन टू एंड ऑफ स्टेपीज। यानी जो मैलियस, इनकस, ये दोनों होती हैं स्टार्टिंग में दोनों हड्डियां उस मतलब जो साउंड वेव होता है उसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं और उसको स्टेपीज के पास तक पहुंचा देती है। नेक्स्ट क्या होगा? उसके बाद मूवमेंट ऑफ स्टेपीज ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू फ्लूइड ऑफ द इनर ईयर, और फिर स्टेपीज क्या करेगा? इस साउंड वेव के मूवमेंट को, वाइब्रेशन को क्या कहाँ तक भेजेगा? इनर ईयर के पास। अब क्या होगा? इनर ईयर में हमारा हेयर सेल्स होती हैं। हेयर सेल्स क्या करेंगे? हेयर सेल्स ऑफ इनर ईयर पिक अप द वाइब्रेशन इन द फ्लूइड, उस वाइब्रेशन को मतलब लेके उस फ्लूइड में जाएंगी। एंड क्या होगा आगे? छठवां स्टेप, द स्टिमुलेटेड हेयर सेल्स रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तुरंत जो हमारा हेयर सेल्स होता है और रिलीज करेंगे क्या? न्यूरोट्रांसमीटर को। अब आगे क्या होगा? जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है स्टिमुलेट करेगा द एंड ऑफ नियर बाई न्यूरॉन्स, जो उस न्यूरॉन के पास में जो होगा उसको स्टिमुलेट करेगा, विच ट्रांसमिट दिस सेंसरी इम्पल्स। अब ये आगे सेंसरी इम्पल्स को लेकर जाएगा अलॉन्ग द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के पास। ओके, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के पास टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स पास जाएगा ऑफ द टेम्पोरल लोब में, जो हमारे ब्रेन में पाया जाएगा, वहां जाएगा। नेक्स्ट अब क्या होगा? द ऑडिटरी कॉम्प्लेक्स इंटरप्रेट द सेंसरी इम्पल्स। अब वहां पर जो भी मतलब मैसेज होगा, जो भी आवाज सुनाई दिया होगा, और इसको रिस्पॉन्स करके हमें सुनाई दिया जाएगा। ओके, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया? डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विथ डायग्राम। जो आंख का बेसिक एनाटॉमी बनाना है जो भी डायग्राम के साथ। ओके, चलो क्या करा? आई, पहले बात आई के बारे में देख लेते हैं। आई आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। शेप में कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। एंड हैविंग डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होती है। दे आर सिचुएटेड इन ऑर्बिट कैविटी। ये ऑर्बिट कैविटी में होती है और क्या करते हैं? रिसीव सेंस ऑफ साइट, रिसीविंग सेंस ऑफ साइट होता है। एंड आर सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व, और यहाँ पर ढेर सारा ऑप्टिक नर्व की सप्लाई भी होता है, जो जो चीजें हमें दिखाई देती है इसी नर्व के द्वारा ब्रेन इमेज बनाता है। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करें तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? देखिए, इसमें कोराइड होता है, सिल्डी बॉडी होती है, कॉर्निया होता है, फोविया पाया जाता है, आयरिस पाया जाता है, लेंस होता है, मैकुला होता है, एंड ऑप्टिक नर्व होती है, प्यूपिल होते हैं, रेटिना होते हैं, स्क्लेरा होता है, एक्वोसिमर और वेट्रोसिमर। ये सारे आई के हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर है। सबके बारे में दो दो लाइन लिख के आगे बढ़ जाना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक आई का स्ट्रक्चर। ये देखिए एक आई का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आई का सबसे इसमें जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, और इसके आगे जाएंगे तो हमें आयरिस देखने को मिल रहा है, फिर कॉर्निया, देखिए ये हमारा लेंस है, फिर इसके बाद प्यूपिल दिखा आपको, फिर पोस्टीरियर चैम्बर आ जाएगा, फिर इसके बाद सील्डी बॉडी एंड सील्डी मसल देखने को मिलता है, और देखिए किनारे किनारे कंजक्टिवा देखने को मिल रहा है, और जो इनर लेयर रेटिना देखिए, और यहाँ पर बैक साइड में ऑप्टिक नर्व देखने को मिलता है, मैकुलर पोर्शन यहाँ पर होता है, और यहाँ पर देखिए रेटिनल ब्लड वेसल्स भी होती है, और विट्रस उमर इस जगह पे पाया जाता है। ये सिंपल सा आई का स्ट्रक्चर बना के उसकी लेवलिंग कर देनी है। ओके, तो देख लेते हैं एक एक के बारे में। जो कोराइड होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं दैट लाइन द बैक ऑफ आई, जो आई के बैक साइड के लाइनिंग को बनाती हैं, एंड इज लोकेटेड बिटवीन द रेटिना एंड स्क्लेरा के बीच में होता है। रेटिना और स्क्लेरा के बीच की लेयर जो होती है उसे कोराइड बोलते हैं। रेटिना क्या होता है? द इनर लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, और जो स्क्लेरा होता है ये आउटर वाइट आई बॉल होती है। नेक्स्ट हमारा कौन सा? सील्डी बॉडी है। सील्डी बॉडी जो होती है स्ट्रक्चर कंटेनिंग मसल्स होती हैं,
एंड लोकेटेड बिहाइंड द आइरिस, ये हमारे आइरिस के मतलब पीछे पाई जाती है। विच फोकसेस द लेंस, जो क्या करता है, जिसको लाइट को लेंस के तक फोकस करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्या, कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया जो होता है क्लियर फ्रंट विंडो ऑफ द आई होता है, विच ट्रांसमिट करता है एंड फोकस करता है लाइट इनटू आई, जो लाइट आएगी बाहर से उसको आई में। ओके और करेक्टिव लेजर सर्जरी रेसेप द कॉर्निया, और इसी कॉर्निया से हम सर्जरी करके इसको ठीक भी कर सकते हैं एंड चेंजिंग द फोकस, और फोकस को चेंज भी कर सकते हैं। ओके कॉर्निया की सर्जरी हम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया क्या होता है? सेंटर ऑफ मैकुला होता है एंड विच प्रोवाइड द शार्प विजन, जहाँ पर विजन बहुत शार्प होता है। ओके नेक्स्ट हमारा आइरिस आ जाता है। आइरिस की बात करें, द कलर्ड पार्ट ऑफ आई विच हेल्प रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ये हमारा आई का कलर्ड पार्ट होता है और जो हेल्प करता है अमाउंट ऑफ लाइट को आंख में कितना जाएगा उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। आगे वेन देयर इज ए ब्राइट लाइट, जब कोई ब्राइट लाइट आती है द आइरिस क्लोज, तो आइरिस क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है एंड द पीपल क्लोज, द पीपल तुरंत क्लोज हो जाती है टू लेट इन लेस लाइट, ताकि कम से कम लाइट जा सके। ओके एंड व्हेन द लो लाइट, जब लाइट कम होती है तो द आइरिस ओपन ऑफ द पीपल, तो आइरिस क्या करता है? जो पीपल होती है उसको ओपन कर देती है टू लेट इट मोर लाइट, ताकि ज्यादा मात्रा में लाइट जा सके और अच्छे से विजुअल हो सके चीजें। नेक्स्ट इसमें मैकुला होता है। मैकुला क्या है? मैकुलम में पढ़िए, द एरिया इन द रेटिना, रेटिना के साइड में एक एरिया होता है दैट कंटेन स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। आगे इन द मैकुला दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स अलाउ अस टू सी फाइन डिटेल्स क्लियरली इन द सेंटर ऑफ आवर विजुअल फील्ड एंड द डिटेरियोरेशन ऑफ द मैकुला इज ए कॉमन कंडीशन एज वी गेट ओल्डर। जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं, जो मैकुला होता है डिटेरियोरेशन हो जाता है और क्या हो जाता है? एज रिलेटेड मैकुलर डी जनरेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं ARMD, ये भी कंडीशन हो जाती है। ओके नेक्स्ट जो ऑप्टिक नर्व के बारे में बताते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ए बंडल ऑफ मोर देन ए मिलियन नर्व फाइबर होते हैं कैरिंग विजुअल मैसेज, जो विजुअल मैसेज को ले जाता है फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन के पास। आगे क्या होता है? इन ऑर्डर टू सी वी मस्ट हैव लाइट एंड आवर आई मस्ट कनेक्टेड टू ब्रेन, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आगे योर ब्रेन एक्चुअली कंट्रोल करता है व्हाट यू सी, कि हम क्या देखते हैं वही कंट्रोल करता है। सिंस इट कंबाइंस इमेज, और इमेज को कंबाइन करता है एंड द रेटिना सी इमेजेस अपसाइड डाउन, जो हमारा रेटिना होता है इमेजेस को अपसाइड डाउन देखता है, लेकिन हमारा मतलब अपोजिट करके उल्टा करके देखता है, लेकिन जब इसका ब्रेन होता है उसे उस इमेज को टर्न कर देता है राइट साइड अप, उसे सीधा कर देता है। यानी दिस रिवर्सल ऑफ इमेज दैट वी सी इज मच लाइक ए मिरर इन ए कैमरा, मतलब जैसे हम एक कैमरा को मिरर में देखते हैं तो अपोजिट हम लोग दिखते हैं, उसी तरीके से आई साइड में भी होता है। आगे ग्लोकोमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आई कंडीशन, और जो डिजीज होता है ग्लोकोमा जो आई साइड में देखने को मिलता है रिलेटेड टू ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, उस केस में ग्लोकोमा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? पीपल क्या काम? पीपल काम क्या है? द डार्क सेंटर ओपनिंग इन द मिडल ऑफ द आइरिस, उसे बोलते हैं पीपल। ओके नेक्स्ट द पीपल चेंजेस साइज टू एडजस्ट फॉर अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल, और पीपल अपने आप की साइज को कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, जैसे कि जितना लाइट अवेलेबल होगा। नेक्स्ट कह रहा है दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लाइट इनटू द आई इज मच लाइक अपर्चर इन मोस्ट 35 मिलीमीटर कैमरा के जैसा होता है विच लेट इन मोर और लेस लाइट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जैसा जैसा कंडीशन होगा उसी अकॉर्डिंग उतनी लाइट जाने देगा। ओके और जो इनर लेयर रेटिना होता है इसका काम देख लीजिए, द नर्व लेयर लाइनिंग द बैक ऑफ द आई, जो हमारी नर्व लेयर होती है वो आई के बैक साइड से ही एंट्री करती है। आगे द रेटिना सेंसेस लाइट, रेटिना क्या करेगा? उस लाइट को सेंस करेगा एंड क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट आर सेंड थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू ब्रेन, और उस इम्पल्स को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास पहुंचा दिया जाएगा। ओके और जो स्क्लेरा होता है द वाइट आउटर कोट ऑफ आई होता है, जो आइरिस को सराउंड किए रहता है। ओके इस तरीके से हमारे टोटल सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, और आपको इसका जो PDF चाहिए इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।